है कि मैम कहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे हम अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हाउ शुड वी गो अबाउट इट, हाउ शुड वी स्टार्ट। मैम हम लोग जब थ्योरी में आंसर्स लिखते हैं तो क्या हम अपने से आंसर बना के लिख सकते हैं? यार तुम अपने से आंसर बना के लिख सकते हो, लेकिन गलती ना एक बहुत बड़ी तुम क्या कर देते हो, उस चैप्टर की कहानी को हमें समझना है। अब ये कहानी हम कैसे समझेंगे? इस कहानी को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी को रीड करना होगा। आई हैव अ 5 स्टेप रूल रूटीन, जिसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है एकदम टॉप करने से। हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे के सारे ज्वालामुखीज? आई होप कि सारे के सारे ज्वालामुखीज बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और बच्चों, आज मैं यानी कि आपकी उजू मैम क्यों आई हूँ? आज मैं आई हूँ आप लोगों को ये बताने कि आप लोग आ गए हो अब क्लास 11 से क्लास 12th में, आप अब बड़े बच्चे हो चुके हो। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है इस क्लास के अंदर, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तभी हम लोग बेटा अच्छी परसेंटेज क्लास 12th में ला पाएंगे, और तभी हम लोग एक बहुत अच्छे कॉलेज में भी जा पाएंगे। तो क्लास 12th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको हम बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते यार। दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल वेयर यू हैव टू मेक इट और ब्रेक इट, वो वाली चीज आ गई है, ठीक है। लेकिन क्लास 12th में जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो काफी ज्यादा अलग है क्लास 11 से। क्लास 11th में हमने बड़ी बेसिक थीम्स देखी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है, साथ ही में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब चीजों की बात करिए, जिसने हमारा एक बेस बना दिया है। लेकिन बेटा क्लास 12th की जो पॉलिटिकल साइंस है, इसमें हम लोग इंडियन और वर्ल्ड पॉलिटिक्स दोनों को पढ़ते हैं। तो देयर आर 2 बुक्स दैट वी गाइस हैव। अगर हमने किताबें अभी तक खोल के देख ली हैं, एनालाइज कर लिया है, तो हम सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हमारी 2 किताबें हैं। सबसे पहली किताब है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसके अंदर वी हैव 7 चैप्टर्स। उनका वेटेज भी आपको दे रखा है बेटा, वैसे तो सबका बराबर ही वेटेज है, एक थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन का 4 नंबर का वेटेज है। तो दिस बुक इज ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है, 40 मार्क्स का वेटेज पेपर में है। और इस बुक का भी वेटेज 40 मार्क्स का है, विच इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो दिस डील्स विद वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दिस पर्टिकुलर बुक डील्स विद इंडियन पॉलिटिक्स, है ना, कि आजादी के समय से एक तरीके से रिसेंटली तक हमारी इंडियन पॉलिटिक्स किस प्रकार की रही है, तो वो सारी चीजें इस बुक में हम डील करेंगे। नाउ यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, कुछ कुछ बहुत लो वेटेज चैप्टर्स हैं, तो वो आप एनालाइज कर सकते हो। हाई वेटेज, लो वेटेज, हमने ये सिलेबस वगैरह भी देख रखा है, इसको भी हमने एनालाइज कर रखा है। बट नाउ बात आती है कि मैम कहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे हम अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हाउ शुड वी गो अबाउट इट, हाउ शुड वी स्टार्ट स्टडिंग आवर पॉलिटिकल साइंस। तो आई नो दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क इन आवर माइंड्स, और आज मैं इसी क्वेश्चन मार्क का सोल्यूशन लेकर आई हूं कि हमें अपने क्लास 12th की जो पढ़ाई है उसको चालू कैसे करना है। डे बाय डे कंसिस्टेंट रहना है, लेकिन कंसिस्टेंसी भी तभी आती है जब हमें पता होता है कि हमें पढ़ना कैसे है। तो यार यहाँ पर आई हैव अ 5 स्टेप रूल रूटीन, जिसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, वो भी एक कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर फॉलो कर लिया, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है एकदम टॉप करने से, 95% से ऊपर लाने से। नोबडी कैन स्टॉप यू, ठीक है। लेकिन इसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज बेटा कि आप जिस भी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली हम लोग हमेशा यही काम करते हैं कि हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। अब वो फर्स्ट चैप्टर या तो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी हो सकता है हमारी पहली किताब का, या दूसरी किताब का चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो वट एवर चैप्टर दैट यू पिक, जो कि आप पहले स्टार्ट कर रहे हो, उस चैप्टर की स्टोरी को समझिए बेटा, उस चैप्टर की कहानी को हमें समझना है। अब ये कहानी हम कैसे समझेंगे? इस कहानी को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी को रीड करना होगा, और हमें इस कहानी का 1 शॉर्ट लेक्चर भी देखना होगा। दोनों चीजें, रीडिंग द एनसीईआरटी एंड वॉचिंग द 1 शॉर्ट लेक्चर, जहां पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन गिवन है, बोथ दीज थिंग्स बिकम वेरी वेरी क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। और बेटा हमेशा ये बात याद रखना कि पॉलिटिकल साइंस या ह्यूमैनिटीज का कोई भी दूसरा सब्जेक्ट इज नॉट अबाउट मगिंग। रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा जब तक कहानी समझ में नहीं आती। रट्टा मार के ना, वो हो सकता है कि आपको अगले 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे तक याद हो, लेकिन वो चीज अगर आपको लॉन्ग टर्म में याद रखनी है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। और स्टोरी कैसे समझ में आएगी? दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, एनसीईआरटी पढ़ो और एक्सप्लेनेशन देखो, और दोनों चीजों को रिलेट करो, यू विल अंडरस्टैंड द स्टोरी। अब जब पूरी कहानी समझ में आ गई है चैप्टर की कि चैप्टर में बात क्या हो रही है, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू एक्चुअली मेक अ टाइमलाइन ऑफ द इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जिससे कि आप उस स्टोरी को एक विजुअल तरीके से अपने आगे दिखा दोगे। मतलब जैसे
एंड ऑफ बायपोलैरिटी चैप्टर हो गया। एंड ऑफ बायपोलैरिटी में कि कोल्ड वॉर चालू हुई, कोल्ड वॉर कब खत्म हुई, कोल्ड वॉर के बाद में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ, यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन में एक तरीके से उसके बाद में हम शॉक थेरेपी लिखेंगे। तो ये पूरी चैप्टर टाइमलाइन है कि ये इवेंट, इसके बाद ये इवेंट, इसके बाद ये इवेंट, इसके बाद ये इवेंट, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी चलती है चैप्टर की। तो वो टाइमलाइन बना के रखो ताकि जब भी तुम उस टाइमलाइन को देखो तुम्हें पता चल जाए कि इस चैप्टर की कहानी क्या है, इस चैप्टर की स्टोरी क्या है। और बेटा इससे आपकी रिवीजन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब टाइमलाइन बनाने के बाद अगला स्टेप आता है चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स को लर्न करने का। जैसे कि बहुत बारी बच्चे ना मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हम लोग जब थ्योरी में आंसर्स लिखते हैं तो क्या हम अपने से आंसर बना के लिख सकते हैं? यार तुम अपने से आंसर बना के लिख सकते हो, लेकिन गलती ना एक बहुत बड़ी तुम क्या कर देते हो, तुम पूरी लैंग्वेज ही बदल देते हो। डू नॉट चेंज द प्रॉपर लैंग्वेज ऑफ द आंसर। मतलब अगर यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन है तो उसको यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन ही लिखोगे ना, बिकॉज वो एक कीवर्ड है जिसे हम मिस आउट ही नहीं कर सकते, नहीं तो हमारा आंसर बदल जाएगा। हमें आंसर वही लिखना है जो कि टीचर को समझ में आए, जो कि टीचर जिसमें हमें नंबर दे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जैसे कि कोल्ड वॉर हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, शॉक थेरेपी हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें बेटा जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये आपको एज इट इज अपने आंसर में लिखने ही हैं। तो वो आप कभी बदल नहीं सकते। और ये जितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जितने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, इनको आप किसी एक जगह अपने रजिस्टर जहां पर नोट्स बनाते हो या बुक में भी आप इनके मीनिंग्स को लिख कर रख लो। एंड इन वर्ड्स के ऊपर ऐसे स्टार मार्क करके हाईलाइट करके रख लो कि आपको पता रहे कि वी कैन नेवर मिस आउट ऑन दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स अगर हमें आंसर में लिखने के लिए आएंगे तो हमें लिखना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस दैट वी हैव। ओके, तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लर्न करो। फिर स्टेप 4 आता है नोट्स को बनाना। जब आपने एक तरीके से टाइमलाइन बना ली है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स वगैरह लिख लिए हैं, अब बात आती है बेटा नोट्स बनाना। ऑब्वियसली आपके नोट्स का ये चीजें भी हिस्सा हो सकते हैं, टाइमलाइन कीवर्ड्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द नोट्स, बट मेरे नोट्स का ये मतलब है कि आप लोग बेटा जो भी पैराग्राफ पढ़ रहे हो उसको एक छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखो। और मैं पता है हमेशा एक अप्रोच बोलती हूँ बच्चों को अपनाने के लिए, वो ये है कि आप नोट्स हमेशा ना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाओ। मतलब कि जैसे कि एक टॉपिक है कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, आप सीधा उसको ऐसे लिखो कि व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और उसमें पॉइंटर्स लिख दो। अब इससे क्या होगा, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपको ये भी पता रहेगा कि जब एग्जाम में ऐसा सवाल मेरे पास आएगा तो मेरे को यही पॉइंटर्स लिखने हैं, और आप उसी को उस हिसाब से लर्न भी कर लोगे। तो हमेशा जो नोट्स हैं उनको ऑब्वियसली शॉर्ट समराइज्ड फॉर्मेट में आपको बनाना है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिख देना, लेकिन उन नोट्स को इस तरीके से बनाओ कि वो एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो। दैट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। और यहां पर अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करूं तो दैट इज वेरी सिंपल स्टेप, दैट इज टू प्रैक्टिस योर आंसर राइटिंग। बेटा जी जब आप नोट्स जो है ना जिस तरीके से मैंने आपको बोला है वैसे बनाओगे तो आपकी आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एडवाइस देती हूँ कि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, उसको बहुत अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया है, उसके मल्टीपल क्वेश्चंस ढूंढो, किस अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं, और बेटा उन क्वेश्चंस को लेके बैठ जाओ और आंसर लिखना चालू कर दो। जितना ज्यादा लिख लिख कर तुम पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारी मेमोरी में वो चीज बस जाएगी, रह जाएगी। कोई भी पूछ लेगा ना कि इसका आंसर बता दो, तुम फटाफट से बता दोगे अगर तुमने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी होगी। ट्रस्ट मी, इट इज अ वेरी वेरी ग्रेट वे टू लर्न समथिंग, it is a very great way to retain something for a longer period of time, and if you guys will practice it like that, तो ट्रस्ट मी गाइज आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आंसर्स में ये चीजें लिख कर भी आ पाओगे। ठीक है, तो ये था मेरा 5 स्टेप रूल, जिसको अगर आपने बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा रूल है, इसको अगर आपने डेली लाइफ में अपना लिया, प्रैक्टिस कर लिया, इसी तरीके से चैप्टर्स को पढ़ा, तो ट्रस्ट मी गाइज मेरे को पता है कि तुम लोग ही अगले साल टॉप करोगे। ठीक है, तो ये विश्वास मैं तो तुम पे रख ही रही हूँ, तुम भी अपने आप पे रखो और इसी तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और अगर कोई आपका दूसरा वे है जो आपको अच्छा लगता है तो उस भी तरीके से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करो, आज से ही करो। ठीक है, कल का इंतजार मत करो बेटा, कल कभी नहीं आता है, आज से ही स्टार्ट करो एंड बी कंसिस्टेंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर क्लास 12।